नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2024 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र हेतु लगातार अभ्यास प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित ही आप इसका लाभ उठा रहे होंगे और ये सीरीज लगातार जारी रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो पाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसी श्रृंखला के तहत हमारा आज का अगला अभ्यास प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है 840 ईसा पूर्व के दौरान राजा धन्ना भील का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से रहा है। ऑप्शन आपको दिए हैं, ए मालवा क्षेत्र, बी निमाड़ क्षेत्र, सी ग्वालियर क्षेत्र, डी बुंदेलखंड क्षेत्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालवा क्षेत्र। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है नागपुर की स्थापना किसके द्वारा मानी जाती है। तो नागपुर शहर की स्थापना किसने की है आपको बताना है। ऑप्शन ए राजा शंकर शाह, ऑप्शन बी मुंज, ऑप्शन सी राजा बख्त बुलंद शाह और ऑप्शन डी राजा मदन शाह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा बख्त बुलंद शाह। नागपुर को राजा बख्त बुलंद शाह द्वारा बसाया गया था ऐसा कहा जाता है, जहां उनके वंशज 1947 तक यानी देश के आज़ाद होने तक शासन करते रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस भील शासक ने गुजरात के शासक को युद्ध में हराया था और इस कारण से दिल्ली के बादशाह भील राजा के विरोध में खड़े हो गए थे। तो आपको शासक का नाम बताना है। ऑप्शन ए राजा राम भील, बी राणा भील, सी राजा सुख भील और डी आलिया भील। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा सुख भील। राजा सुख भील झाबुआ के राजा थे। उन्होंने गुजरात के शासक को युद्ध में हराया था, इस कारण से दिल्ली के बादशाह भील राजा के विरोध में खड़े हो गए थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार राजशेखर को किस कलचुरी शासक का राजस्व प्राप्त था। तो आपको बताना है, जो राजशेखर थे एक संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। किस कलचुरी शासक ने उनको अपने राजदरबार में प्रश्रय दिया था। ऑप्शन ए कोकल, बी शंकरगढ़ द्वितीय, सी युवराज देव और डी गांगेय देव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी युवराज देव। कलचुरी शासक युवराज देव के राज दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार राजशेखर को राजश्रय प्राप्त था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बैगा चक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है। ऑप्शन ए डिंडोरी, बी भोपाल, सी ग्वालियर और डी सागर। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिंडोरी। बैगा चक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में आता है। इसके अतिरिक्त बैगा जनजाति प्रदेश के पूर्वी जिलों में जैसे मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, सिवनी और जबलपुर के कुछ इलाकों में भी निवास करती है। यह एक अत्यंत पिछड़ी जनजाति में शामिल है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मालवांचल की मालवी बोली का जन्म किससे हुआ है। तो आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए सौरसैनी, बी मागधी, सी कोंकणी और डी अर्धमागधी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सौरसैनी। मालवांचल की बोली मालवी का जन्म सौरसैनी के अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मालवांचल के किस जिले में मालवी बोली के सर्वाधिक शुद्धतम रूप को बोला जाता है, यानी मालवी बोली सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप में किस जगह पे बोली जाती है बताना है। ऑप्शन ए इंदौर, बी उज्जैन, सी धार और डी उपरोक्त सभी। दोस्तों सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी इंदौर, उज्जैन, धार इन क्षेत्रों में मालवा का ये जो क्षेत्र है इंदौर, उज्जैन, धार वाला, यहाँ सबसे अधिक शुद्ध रूप में मालवी बोली को बोला जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश में भील समुदाय में बोली जाने वाली भीली बोली में किस भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। ऑप्शन ए राजस्थानी, बी मराठी, सी गुजराती, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। भील समुदाय पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिक रूप में मिलते हैं, यानी इनका बाहुल्य इधर है। तो पश्चिम मध्य प्रदेश के भील बाहुल क्षेत्र में बोली जाने वाली भीली बोली में राजस्थानी, मराठी, गुजराती और मालवी बोली का प्रभाव दिखता है, क्योंकि ये गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से लगे हुए जो सटे हुए ज़िले हैं उनमें निवास ज़्यादा करती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम को कब लागू किया गया था। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए 24 जनवरी 1994, बी 26 जनवरी 1994, सी 25 जनवरी 1994 और डी 28 जनवरी 1994। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 जनवरी 1994। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम को 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की स्वीकृति मिली एवं 26 जनवरी 1994 को इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 5 का में उल्लेख है। तो आपको बताना है पंचायती राज अधिनियम
1993 की धारा 5 का में क्या है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, बी ग्राम न्यायालय, सी सरपंच और डी ग्राम पंचायत। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है ग्राम सभा। धारा 5 का के तहत प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी और ग्राम सभा उसके लिए विनिर्दिष्ट नाम में से एक निगमित निकाय के रूप में होगी। तो आप ध्यान रखेंगे, पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 5 का में ग्राम सभा का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब कराए गए? ऑप्शन ए 1942, सी 1946 और बी 1946, सी 1947 और डी 1948। दोस्तों भली भांति इसका उत्तर आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 1946 में भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था? ऑप्शन ए के एम मुंशी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी आचार्य कृपलानी और डी भीमराव अंबेडकर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के एम मुंशी। के एम मुंशी ने भारत की संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था। तो ध्यान रखेंगे, के एम मुंशी ने भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? ऑप्शन ए भोपाल, बी नागपुर, सी जबलपुर, डी इंदौर। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागपुर। महाराष्ट्र के शहर नागपुर को भारत का जीरो मील सेंटर कहा जाता है क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से यह भारत के बीच का केंद्र बिंदु के रूप में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, काल बैसाखी अथवा नार्वेस्टर नामक तूफान पश्चिमी बंगाल में किस ऋतु में अक्सर आता है? ऑप्शन ए शुरुआती शीतकाल में, बी ग्रीष्मकाल के आरंभ में, सी वर्षा ऋतु में और डी शीतकाल के अंत में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रीष्मकाल के आरंभ में, यानी काल बैसाखी जिसे नार्वेस्टर नाम से भी जाना जाता है पश्चिम बंगाल में ग्रीष्मकाल के आरंभ में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी महात्मा गांधी, सी राम मनोहर लोहिया और डी विनोबा भावे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। इन्होंने भूदान आंदोलन को आरंभ किया था। इसमें बड़े ज़मींदार और बड़े किसानों से ज़मीन को दान लेकर निर्धन और ज़मीन जिनके पास नहीं थी ऐसे किसानों को दान में दी गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में जो स्थापित थी के प्रवर्तक थे, यानी एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित की गई थी वो किसके प्रवर्तन में आई थी? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी जेम्स प्रिंसेप और डी जेम्स मैकिन्टॉश। इसका सही उत्तर भी आप भली भांति जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सर विलियम जोन्स ने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी को बसाया था, यानी इन्होंने इसको प्रश्रय दिया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन ए कली संवत, बी शक संवत, सी विक्रम संवत और डी ग्रेगोरियन। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, बी सचिन तेंदुलकर, सी शाहरुख खान और डी अक्षय कुमार। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाहरुख खान। बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के प्रायोजक कौन हैं? भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के वर्तमान में प्रायोजक कौन है बताना है। ऑप्शन ए बायजूस, बी ड्रीम 11, सी सहारा और डी एडिडास। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है ड्रीम 11। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के प्रायोजक वर्तमान में ड्रीम 11 है। अगला प्रश्न देखते हैं, वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। तो वनडे मैच में सबसे तेजी से दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज का नाम बताना है। ऑप्शन ए ईशान किशन, बी ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया, सी क्रिस गेल वेस्टइंडीज और डी वीरेंद्र सहवाग भारत। इसका उत्तर भी आप भली भांति जानते होंगे, ईशान किशन जो कि भारत से हैं, वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। और ईशान किशन ने यह कारनामा साल 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले के दौरान किया था। इन्होंने 126 गेंदों का सामना करते हुए दोहरा शतक लगाया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से किस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को मिट्टी पर खेला जाता है? ऑप्शन ए यूएसए ओपन, बी विंबलडन, सी फ्रेंच ओपन और डी ऑस्ट्रेलियन ओपन।
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन को मिट्टी पे खेला जाता है। इसके अलावा यूएस ओपन को हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन की अगर बात करें तो ये घास के मैदान पे खेलते हैं। फ्रेंच ओपन के विषय में मैंने बात की है, मिट्टी पे खेला जाता है जिसे रेड क्ले भी कहा जाता है। और फिर है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यह भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य देशों का विस्तार किया गया, इनमें से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो वर्तमान में ब्रिक्स का विस्तार हुआ है, इसमें कौन शामिल नहीं बताना है। ऑप्शन ए इराक, बी ईरान, सी सऊदी अरब और डी संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इराक। ब्रिक्स पहले जो शुरुआत में 4 देशों का सदस्य ग्रुप था और फिर उसके बाद 5 देशों का सदस्यीय ग्रुप बन गया। वर्तमान में ये 10 देशों का एक संगठन बन गया है। इसमें कुछ नए देश इसी वर्ष जुड़े हैं। इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं। ब्रिक्स की स्थापना आपको पता है 2006 में हुई थी और शुरुआत में भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील इसमें शामिल थे। वर्तमान में अब यह 10 देशों के सदस्य वाला एक संगठन बन गया है, तो याद रखेंगे इराक इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। पहली G20 पर्यावरणीय और जलवायु स्थिरता कार्य समूह यानी ECSWG की बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहली बार G20 की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता से संबंधित एक कार्य समूह की बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी बताना है। ऑप्शन ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी वाराणसी और डी गांधीनगर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। इसमें जो है ECSWG तटीय स्थिरता, खराब भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, जैव विविधता को बढ़ाने और परिपत्र अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 2024 में ब्रिक्स अध्यक्षता की मेजबानी कौन करेगा, यानी ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा बताना है। ऑप्शन ए भारत, बी सऊदी अरब, सी रूस और डी ब्राज़ील। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है वो रूस को दी गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। लेवेंडर महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी असम, डी जम्मू कश्मीर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। मई 2022 को भद्रवाह, जो कि जम्मू कश्मीर का एक प्लेस है, में भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। केंद्र सरकार के अरोमा मिशन 2 के तहत 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव 2022 आयोजित किया गया। उसके बाद में वापस से लेवेंडर महोत्सव 2023 आयोजित किया गया। तो आप याद रखेंगे लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर से संबंधित है और लेवेंडर एक सुगंधित फूल का नाम है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। एनालिटिकल इंजन क्या था? तो एनालिटिकल इंजन क्या है बताना है। ऑप्शन ए एक स्वचालित गणक मशीन, बी एक भाप इंजन, सी एक रेल का इलेक्ट्रॉनिक इंजन और डी मोटर व्हीकल कंप्यूटर बेस्ड मशीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक स्वचालित गणन मशीन। चार्ल्स बेबेज ने 1842 में एक स्वचालित मशीन बनाया जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। यह मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकता था। अगला प्रश्न हम देखेंगे। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, तो आपको बताना है ऑप्शन ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली और डी मुंबई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन वैली चर्चा में रहे BTC से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए एक विदेशी मुद्रा, बी एक आभासी मुद्रा है, सी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, डी ब्राउड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक आभासी मुद्रा। BTC बिटकॉइन का शॉर्ट रूप है। इसे 2009 में सर्वप्रथम लॉन्च किया गया था और पहली जो आभासी मुद्रा है उसे बिटकॉइन कहा गया था। आभासी का मतलब है अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता। यह डिजिटल करेंसी है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसको ना आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल इलेक्ट्रिकली ये स्टोर होती है। अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो वह आम मुद्रा की तरह ही सामान खरीद और बेच सकता है। वर्तमान में भारत में बिटकॉइन जो है इसको पूर्ण रूप से मान्यता नहीं दी गई है, तो ध्यान रखेंगे BTC एक आभासी मुद्रा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। B2B का अर्थ है, तो B2B का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए किसी बिजनेस द्वारा किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में किसी दूसरे बिजनेस को जानकारी देने की प्रक्रिया, बी ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के को संदर्भित करता है, सी
वो व्यावसायिक प्रक्रिया जिसमें एक व्यवसाय और व्यक्तिगत खरीदार सम्मिलित होते हैं। और डी, किसी बिजनेस की जानकारी देने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। B2B का अर्थ है किसी बिजनेस द्वारा किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में किसी दूसरे बिजनेस की जानकारी देने की प्रक्रिया। B2B जो है एक बिजनेस की जानकारी दूसरे बिजनेस वाले को दी जाती है और बिजनेस टू बिजनेस दो प्रोफेशंस के बीच में एक प्रकार का एक्सचेंज या रिलेशनशिप कार्यक्रम इसे कहा जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तिकोना, नेस्ट्रा, एयरटेल, मंत्रा ऑनलाइन किसके उदाहरण हैं? तो आपको बताना है तिकोना, नेस्ट्रा, एयरटेल, मंत्रा ऑनलाइन किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, बी कंप्यूटर डिजाइन बनाने वाली कंपनी, सी प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी, डी कंप्यूटर के कंपोनेंट बेचने वाली कंपनी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। तो तिकोना, नेस्ट्रा, एयरटेल, मंत्रा ऑनलाइन ये जो है इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और निरंतर अभ्यास करें। धन्यवाद। जय हिंद।